Welcome back again. So, in this video we will discuss regarding the changes in the position of women. महिलाओं की पद पोस्ट में क्या चेंज आया स्टेटस में. So through English education, many Indians became familiar with the Western ideas of rationalism, humanism, equality and individualism. इंग्लिश एजुकेशन के चलते हालांकि तबाही तो काफ़ी हुई, काफ़ी ऐसी थिंकिंग हुई जिसकी वजह से आज हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट फैक्टर जो है वो चला जा रहा है. तो इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू काफ़ी इंडियंस वेस्टर्न आइडियाज़ से परिचित हुए और वो आइडियाज़ थे रैशनलिज्म. रैशनलिज्म माने प्रूफ के बिना किसी चीज़ के ऊपर नहीं मानना है, सिर्फ धर्म या फिर इमोशंस कहता है तो वो नहीं चलेगा, ऐसा वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ रैशनलिज्म कह रहा है. ह्यूमनिज्म माने मानवतावाद, इक्वालिटी माने समानता और इंडिविजुअलिज्म माने व्यक्तिवाद. Thus they began to critically question the prevailing attitude towards religion and society. इसीलिए उन लोगों ने क्रिटिसाइज करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी सोसाइटी में रिलीजियन के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है उसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया. जिन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन पढ़ा उन लोगों. विमेन बिकेम द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स. विमेन महिलाएं वो समाज सुधार के लिए जो मूवमेंट चल रही थी उसका मेन कंसर्न हो गई, मेन रीजन, मेन कारण कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना. Several social reformers felt that education was the first step towards women's emancipation. Right? काफ़ी ऐसे समाज सुधारक थे, राइट, जिनको लगा कि एजुकेशन जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए सबसे पहला स्टेप है, वो है एजुकेशन. एजुकेशन तो हमें देना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. Many British thinkers and administrators posed themselves as protectors of Indian women and passed many laws to improve their status. काफ़ी ऐसे ब्रिटिश तत्वचिंतक माने थिंकर और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे थे, व्यवस्था बनाए रखे थे, उन्होंने खुद को इंडियन वीमेन के प्रोटेक्टर के तौर पे प्रेजेंट किया और उन्होंने वीमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी नए कायदे कानून पास किए. Following the spread of Western education, many educated women like Tarabai Shinde and Pandita Rambai wrote and published treatises and monographs. Western education के फैलाव के चलते काफ़ी एजुकेटेड महिलाओं जैसे कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई जैसी महिलाओं ने लिखा और पब्लिश भी किया ट्रीटाइजिस और मोनोग्राफ्स. किसी एक ही सब्जेक्ट में काफ़ी कुछ प्रेजेंट करना, और ट्रीटाइजिस माने रिटन वर्क, किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक टॉपिक के साथ जो डील किया हुआ उसका रिटन वर्क, जैसे हमने ग्लोसरी में पढ़ा. तो ऐसा भी किया. ऑन द प्लेस ऑफ विमेन इन सोसाइटी, समाज में महिलाओं के स्थान के बारे में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई जैसी महिलाओं ने जो इंग्लिश एजुकेटेड थी उन्होंने ट्रीटाइसिस और मोनोग्राफ पब्लिश किए. इन पुणे पंडिता रामबाई established the शारदा सदन to provide accommodation and help to widows. पुणे में पंडिता रामबाई ने शारदा सदन करके एक एस्टैब्लिशमेंट किया पुणे में, जिसमें उनका पर्पस था कि जितनी विधवाएं हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेशन किया गया है. ना सिर्फ अकोमोडेशन माने रहने खाने पीने के लिए ही नहीं, बट खुद के सर्वाइवल के लिए उनको कुछ नई एम्प्लॉयमेंट टेक्निक्स भी सिखाई जाती थी, जैसे कि सिलाई करना, रसोई का एक्सपर्टीज़ एट्सेट्रा उनको सिखाया जाता था वहाँ पे, ताकि वो अपने पग पर हो सके. Due to their efforts, Indian women began to
एंटर यूनिवर्सिटीज, राइट। इनकी प्रयत्नों के मदद से या इनके प्रयत्नों के कारण से भारतीय महिलाओं ने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया, माने हायर एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स एंड सम टीचर्स। कुछ महिलाएं डॉक्टर्स हुई, कुछ महिलाएं टीचर्स हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राउड मोमेंट फॉर पंडिताराम बाई। भारतीय पोस्ट में माने स्टैंप में उनका जिक्र किया गया है, राइट, टिकट जिसको कहते हैं, 1989 में। हिस्ट्री इन डेप्थ में देखा जाए एक और हिस्ट्री का टॉपिक, 19th और 20th सेंचुरीज में मुस्लिम स्टेट ऑफ भोपाल वॉज लेड बाय अ सक्सेशन ऑफ बेगम्स और हाई रैंकिंग मुस्लिम वीमेन। मुस्लिम स्टेट ऑफ भोपाल में रानियां ही होती थी और उनका ही सक्सेशन होता था। नवाब सुल्तान जहां बेगम्स रिफॉर्म्स मूवमेंट began among the elite of Bhopali society, but her ideas on women's independence eventually transcended community and class boundaries. सुल्तान जहां बेगम का जो रिफॉर्म मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ एलिट ऑफ भोपाली सोसाइटी, माने भोपाली सोसाइटी में बड़े बड़े लोगों में ये स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े लोगों के फैमिली के अंदर जो महिलाएं होती थी वो एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिए सुल्तान जहां बेगम्स की रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से। बट उनके आइडिया ने जो वुमेन्स इंडिपेंडेंट का आइडिया था, महिलाओं का उत्थान, वो इवेंचुअली एट द एंड ट्रांसेंड हुआ कम्युनिटी एंड क्लास बाउंड्री का। कम्युनिटी और क्लास बाउंड्री से बियॉन्ड हुआ, माने कम्युनिटी या फिर नात जात पात के भेदभाव में वो पड़ा नहीं रहा उनका रिफॉर्म, उससे भी बाहर गया। शी अपहेल्ड वीमेन्स राइट टू एजुकेशन एंड मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स रिफॉर्म अमंग द पीपल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट। तो उन्होंने वीमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकार, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, तो शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार जो था उसको बनाए रखा और उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया टूवर्ड्स रिफॉर्म अमंग द पीपल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम लोगों के सुधार के लिए भी बेगम ने काफ़ी बड़ा रिफॉर्म किया। कादम्बनी गांगुली, कनेक्ट टू हिस्ट्री में देखा जाए तो, एंड चंद्रमुखी बसु, ये दो महिलाएं थी। दे वर द फर्स्ट टू वीमेन ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे पहली दो महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु थी। कादम्बिनी वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट वुमन फिजिशियन ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला फिजिशियन माने डॉक्टर बनी कादम्बनी। क्लियर? तो काफ़ी अच्छा ये एक सुधार था। एफर्ट्स टू चेंज वीमेन्स लाइव्स, महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न किए गए। द फर्स्ट स्कूल्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए पहली स्कूल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन गर्ल्स एजुकेशन वॉज द फाउंडिंग ऑफ अ स्कूल इन कलकत्ता, द हिंदू बालिका विद्यालय बाय जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथन या बेथ्यून। तो कभी कभी अंग्रेजों ने गलती से एक दो अच्छे कदम भी उठाए थे, लेकिन हालांकि हमें याद रखना है कि उनके पीछे हमारे ही रिफॉर्मर्स थे, राजा राम मोहन राय जैसे। तो कलकत्ता में जॉन एलियट ने हिंदू बालिका विद्यालय ओपन की, सबसे पहली, भारत की सबसे पहली गर्ल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। As the president of the Council of Education, he made regulations to attract more girl students. काउंसिल ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते उसने ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाए। फॉर एग्जाम्पल, नो मैन वॉज अलाउड विद इन द वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। गर्ल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के आसपास की दीवार के पास भी किसी पुरुष को जाना अलाउड नहीं था। बिसाइड्स, गर्ल्स वेयर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू रीच स्कूल एंड होम सेफली। उसके अलावा भी घर से स्कूल और स्कूल से घर सेफली पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई।
Despite opposition, several schools for Muslim girls were set up in Lucknow and Aligarh. काफ़ी बड़ा विरोध होने के बावजूद भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल्स अलीगढ़ और लखनऊ में खोली गई. बेगम रोकेया शेखावत हुसैन started schools for Muslim girls in Patna and Kolkata. पटना और कलकत्ता में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट फर्स्ट स्कूल स्टार्ट करने वाली थी बेगम रोकेया शेखावत हुसैन. She believed that the aim of education was to equip women for rebuilding the entire world. उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करने की वजह से पूरा विश्व जो है वो रिबिल्ड होगा. ये देख रहे हैं आप, रोकेया शेखावत हुसैन. Her school in Calcutta became a well-known institution for girls' education. कलकत्ता में उनकी स्कूल जो थी वो गर्ल एजुकेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर फेमस स्कूल बन गई. मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. अब एक और रिफॉर्म, बाल विवाह के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. राइट. The practice of child marriage prevailed in different regions across the Indian subcontinent. भारत में कुछ प्रदेशों में कुछ विस्तारों में चाइल्ड मैरिज चल रहा था, चाइल्ड मैरिज का प्रैक्टिस चल रहा था, बाल विवाह चल रहा था. Girls were often married at the age of 2 or 3 when they were too young to understand what marriage meant. शादी का मतलब क्या होता है वो भी पता नहीं था. उतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी. इट ऑल्सो पुट एन एंड टू द एजुकेशन दैट गर्ल्स माइट हैव बीन रिसीविंग. शायद अगर पेरेंट्स गर्ल्स को स्कूल भेज रहे होते या भेजने वाले थे तो उसके ऊपर भी पूर्ण विराम लग जाता था, क्योंकि फिर उसको शादी के बाद एजुकेशन लेने की कोई अनुमति नहीं थी सोसाइटी की तरफ से. Besides, their health was affected as their bodies were not ready to bear children at such a tender age. उसके अलावा भी इतनी कम उम्र में शादी होना, मैच्योरिटी भी नहीं होने के बावजूद नहीं होने के कारण उनके शरीर को इतनी छोटी उम्र में माँ बनना, ये भी उनके शरीर के लिए सहन करने लायक नहीं था. In many cases, child marriage was also responsible for early widowhood. कहीं जगह पे तो बाल विवाह की वजह से कम उम्र में विधवा होने का भी संजोग हो जाता था, क्योंकि कम उम्र में उनकी शादी हो गई 10 से नीचे, 6 से नीचे. अब जब वो 35 की होगी या 25-30 की, क्योंकि उनका पति तो बहुत बड़ी उम्र का था. अब पति जो है वो नेचुरली या किसी भी वजह से तब मर गया, तो वो 25-30 या 35 की उम्र में वो तो हो गई विधवा. सोशल रिफॉर्मर्स टुक अप द टास्क ऑफ पुटिंग एन एंड टू दिस प्रैक्टिस एंड एनकरेज्ड स्टेट लेजिस्लेशन ऑन दिस मैटर. सामाजिक सुधारक जो थे उन्होंने ये टास्क को एक चैलेंज के तौर पे लिया और इस टास्क को लेकर ऐसी प्रैक्टिस को बंद करने के लिए और स्टेट लेजिस्लेशन को इस मैटर में एनकरेज करने के लिए समाज सुधारक आगे आए. सम ऑफ द एक्ट्स पास टू रेज द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स. कुछ कायदे कानून पास हुए जिसमें लड़की की शादी करने की उम्र क्या हो सकती है मिनिमम. तो 1860 में शादी करने लायक उम्र जो लड़की की थी वो कर दी गई 10 साल. पहले वो कम थी, अब 10 साल. 10 साल के पहले किसी भी लड़की का ब्याह करना गैर कानूनी होगा. 1891, 30 साल के बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट वॉज passed largely due to the efforts of the noted पारसी जर्नलिस्ट बहराम जी मालाबारी. 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ. उसमें पारसी जर्नलिस्ट पत्रकार जो थे बहराम जी मालाबारी, उसके प्रयत्नों की वजह से ये पास हुआ. बाय दिस एक्ट अ गर्ल्स लीगली अप्रूव्ड एज फॉर मैरिज वॉज रेज्ड टू 12 years बिफोर विच शी कुड नॉट बी फोर्स्ड टू हैव फिजिकल रिलेशंस विथ हस्बैंड. ये एक्ट के तहत गर्ल की शादी की उम्र जो है वो 12 साल कर दी गई. 12 साल के पहले
गर्ल के साथ कोई शादी नहीं कर पाएगा। और एक और उस एक्ट में प्रोविज़न किया गया कि उसके पहले उसके साथ कोई शारीरिक संबंध उसके हस्बैंड नहीं रख सकेंगे। द शारदा एक्ट 1929 increased the age of consent to 14 for females and 18 for males। शारदा एक्ट 1929 में जो रिलीज़ हुआ, लॉन्च हुआ, उसमें गर्ल माने लड़कियों की शादी की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 कर दी गई। तो दैट वाज रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज। अब मूवमेंट अगेंस्ट सती, सती प्रथा को नाबूद करने के लिए क्या मूवमेंट चालू हुआ? सती वॉज प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कई हिस्सों में सती प्रथा चालू थी। दिस रिचुअल वॉज बिलीव्ड टू बी एन एक्ट ऑफ प्योरिटी, सेल्फ सेक्रीफाइस एंड डिग्निटी। ये जो रिचुअल थी, ये जो प्रैक्टिस थी, उसका मानना ये था कि ये एक एक्ट ऑफ प्योरिटी है, माने पवित्र होने की ये प्रैक्टिस है। सेल्फ सेक्रीफाइस माने स्व बलिदान, और डिग्निटी माने प्राउड मैटर, रिस्पेक्ट की बात। द ऑर्थोडॉक्स ग्रुप सपोर्टेड सती। जो पुरानी सोच वाले थे वो सती प्रथा को सपोर्ट करते थे कि ऐसा होना चाहिए। इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, पास्ड एन एक्ट टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। 1829 में विलियम बेंटिक ने, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उसने एक एक्ट पास किया जिससे सती प्रैक्टिस को प्रतिबंध कर दिया गया। अब था विडो रीमैरिज, क्योंकि सती प्रथा जब बंद कर दी जाएगी तो विधवाएं रह जाएगी और विधवा की हालत समाज में बहुत खराब थी। तो अब विडो रीमैरिज, widows were not allowed to remarry and were ostracized during festivals and weddings। शादी हो या किसी सेलिब्रेशन के टाइम पे विधवाओं को बहिष्कार किया जाता था। आप हमारे पास नहीं रहिए, आप एक कमरे में बंद रखें अपने आप को। और विधवाओं को पुनः विवाह भी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। Their presence on such occasions was seen as a bad omen। उसकी उपस्थिति किसी अच्छे प्रसंगों में अशुभ माना जाता था। To realize the prospects of better and happier life for them, many reformers advocated widow remarriage and proved that it was not prohibited by Shastras। Right? उनके लिए अच्छी और सुखी और खुशी लाइफ हो, उसको रियलाइज करके काफ़ी समाज सुधारक ने विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया, माने सलाह दिया कि भाई विधवाओं का पुनः विवाह होना चाहिए। और ये साबित किया कि शास्त्र में ऐसा कोई लिखा नहीं है कि विधवा को सती हो जाना चाहिए, विधवा को पुनः विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा नहीं था। These reformers were strongly criticized by orthodox Hindus। पुरानी सोच वाले हिंदू लोगों ने इन समाज सुधारकों का विरोध किया, क्रिटिसाइज किया। However, Governor General Dalhousie appreciated the efforts of reformers and the Widow Remarriage Act was passed in 1856। तब का गवर्नर जनरल डेलहाउसी जो था, उसने ये समाज सुधारक के प्रयत्नों की काफ़ी प्रशंसा की और विडो रीमैरिज एक्ट पास किया 1856। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एनालिसिस कहता है कि स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने जो लिखी थी, उसमें उसने लिखा था कि लेट मी आस्क यू समथिंग गॉड्स, भगवान को प्रश्न कर। यू आर सपोज टू बी ओमनीपोटेंट एंड फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल। ऐसा माना जाता है कि आप सर्वशक्तिमान हो और कोई भी आपको पूज सकते हैं। सो यू आर सेड टू बी कंप्लीटली इम्पार्शियल। ऐसा कहा जाता है कि आप कभी भेदभाव नहीं करते। बट वॉजंट इट यू हु क्रिएटेड बोथ मैन एंड वीमेन? बट क्या वो आप नहीं थे जिन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया? देन वाई डिड यू ग्रांट हैप्पीनेस ओनली टू मैन एंड ब्रांड वीमेन विथ नथिंग बट देयर अगोनी? तो क्यों आपने पुरुषों को सब सुखी खुशी सब कुछ दिया और महिलाओं को दुख के अलावा और शारीरिक यातना के अलावा कुछ नहीं दिया? योर विल वॉज डन
but the poor women have had to suffer for it down the ages. युगों तक, सैकड़ों सालों तक आपकी वजह से महिलाओं को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा, ऐसा ताराबाई शिंदे ने अपनी बुक स्त्री पुरुष तुलना में लिखा. How does the above passage reveal the problems of women due to जेंडर बायस इन इंडियन सोसाइटी? तो भारत में जो जेंडर बायस चल रहा था, राइट, कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव था, तो उसको लेकर ये काफ़ी चर्चित मुद्दा था और स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने भी ये जिक्र किया. सो अप टू दिस इन दिस वीडियो, in the next video in the next last video we'll discuss the reforming the caste system में सुधार लाना. So see you in the next video.